सम ऑफ द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक है, जिसके टॉपिक को हम लोग 20, 30, 40 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो यस, आकांक्षा, इज इट आकांक्षा? आकांक्षा है? ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा, इज इट आकांक्षा? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव एफर्मेशन। ठीक है, तो हम लोग रीनेम कर देता हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू। इसके अलावा तो और कोई है नहीं। आकांक्षा, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। टॉपिक नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन को कैसे एनालाइज किया जाए। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड ऑफ द फॉलोइंग। बेसिक अमीनो एसिड जिसमें आपके साइड चेन जो होता है आर ग्रुप का, जिसमें कायरल कार्बन है, C+O- है, ठीक है, NH3+ है, ठीक है, हाइड्रोजन है और आर ग्रुप है। कैन यू आंसर व्हाट इज द बेसिक अमीनो एसिड अमंग देम, जिसमें आर ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक बाय नेचर होने चाहिए? आकांक्षा? सी इज द लाइसिन। एंड सरप्राइजिंगली जो ठीक है, सरप्राइजिंगली जो आंसर दिया हुआ है, इसलिए कभी कभी हम लोग को क्रॉस चेक करना पड़ता है। द आंसर दैट दैट हैज बीन गिवन इज ग्लूटामिक एसिड। तो उसमें करेक्ट आंसर नहीं होता। ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो एसिडिक नाम से ही है। ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं वो नाम से ही है कि आपका वो एसिडिक बाय नेचर होंगे, बेसिक बाय नेचर नहीं होंगे। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुगर्स आर। टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुगर्स आर हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल, कार्बोनाइल एंड मिथाइल, कार्बोनाइल एंड फॉस्फेट, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल। किसी भी फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुगर, इसमें से कौन कौन से दो फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक हैं सुगर के? हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल, कार्बोनाइल मिथाइल, कार्बोनाइल एंड फॉस्फेट, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल। सेकंड, लेट अभिनव ज्वाइन। ठीक है, कौन सा दो बॉन्ड ऐसे हैं जो नॉर्मली आपके सुगर्स और उसके फंक्शनल ग्रुप्स में अवेलेबल होते हैं? कार्बन चेन है, ठीक है, इसके बीच में जो फंक्शनल ग्रुप्स H और OH है या अल्डिहाइडिक है, इनके बीच में जो फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, उनके बीच में कौन सा दो ग्रुप है जो आपके सुगर्स में पाए जा रहे होते हैं? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है आकांक्षा और अभिनव? द टू फंक्शनल ग्रुप यस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुगर। ठीक है, ठीक है। यस क्या सभी सुगर्स में हाइड्रोक्सिल, और मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं, क्या सभी सुगर में हाइड्रोक्सिल और मिथाइल ग्रुप पाए जाते हैं? क्या सभी सुगर में कार्बोनाइल एंड मिथाइल ग्रुप पाए जाते हैं? नो सर। क्या सभी सुगर पाए जाते हैं हाइड्रोक्स? द आंसर इज टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुगर इज कार्बोनाइल कार्बन और हाइड्रोक्सिल
अब आ रही है आवाज आकांक्षा अभिनव? ठीक है, सॉरी, बीच में कुछ हुआ, जो जूम बंद हो गया था एक आधे सेकंड के लिए, इसी के बाद से वो गायब हो गया। तो कोई भी टिपिकल फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ वन ग्लिसरॉल वन फैटी एसिड, थ्री ग्लिसरॉल थ्री फैटी एसिड, थ्री ग्लिसरॉल वन फैटी एसिड एंड वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड। ग्लिसरॉल जो होता है बेटा, वो होता है CH2OH CHOH CH2OH। ये हो गया ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। मैं जरा सा इसको क्लीन करके ड्रॉ कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। कोई भी फैट है ना, वो स्टेरिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड आर द मोनोमर्स। तो क्या होता है कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, मैं जरा सा इसको एडजस्ट कर दूं, यस। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ करते हैं? ग्लिसरॉल इज CH2OH, ठीक है, CHOH, ठीक है, एंड CH2OH। और स्टेरिफिकेशन में क्या किया जाता है कि ये जो आपके ट्राइग्लिसराइड या ग्लिसरॉल हैं, इनके हाइड्रोजन्स को हटा करके यहाँ स्टेरिफिकेशन किया जाता है। समझ में आएगा हाँ या ना? आकांक्षा और अभिनव, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और आप अपने आप को अनम्यूट ही रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ग्लिसरॉल का क्या है? ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल का क्या है? CH2OH CHOH एंड CH2OH। इसमें जो जितने भी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो हाइड्रोजन होते हैं, वो फिर फैटी एसिड से, ठीक है, वो फैटी एसिड से आपके स्टेरिफिकेशन हो रहे होते हैं। यह मैं लिख देता हूं फैटी एसिड, और यहां पे लिख देता हूं स्टेरिफिकेशन। देखिएगा जो नोट्स आपको भेजा गया हुआ है, जो नोट्स आपको भेजा गया हुआ है उसमें ये चीज मेंशन किया गया हुआ है। वहां पे ये चीजें मेंशन की गई हुई हैं कि वहां पे स्टेरिफिकेशन होता है। द डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें एक ग्लिसरॉल है। ये तीन ग्लिसरॉल नहीं है, ग्लिसरॉल 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरॉल। ठीक है। अभिनव, पीछे से डॉगी की आवाज आ रही है, इसलिए मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। जब जरूरत होगी तो आप ये कर लीजिएगा। मम्मी नहीं है, पापा को लेकर उड़ीसा गई है, तो बाबू मेरे बगल में। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है। जस्ट अटेन द क्लास एंड फील रियली कंफर्टेबल व्हाइल यू आर इन द क्लास। ठीक है। आप चाहे म्यूट रहो अनम्यूट रहो, इट डजंट मैटर। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में ग्लिसरॉल के साथ में, यहाँ आने के बाद में आप देखिएगा कि जो ग्लिसरॉल हैं और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। दिस इज व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। A phosphoglyceride is always made up of phospho and glyceride. Saturated and unsaturated fatty acid is terrified to the glycerol molecule to which the phosphate group is also attached. कोई भी अनसैचुरेटेड, अब ये जो फैटी एसिड मैंने ऊपर में ड्रॉ किया हुआ है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कुछ भी हो सकते हैं। दोनों ही स्टेरिफाइड होते हैं ग्लिसरॉल से, यानी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड येलो कलर से दिख रहा है, स्टेरिफाइड विद द ग्लिसरॉल ब्लू कलर से दिख रहा है, और उसमें कोई एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड रहेगा। ठीक है, कोई एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड रहेगा। ठीक है। तो असैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टेरिफाइड टू अ फॉस्फेट ग्रुप which is attached to a glycerol molecule. Is it right or wrong? यस सर, नो सर लिखो। बी, बी का क्या आंसर होगा? मुझे तो ए पता है कि ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो ग्लिसरॉल से स्टेरिफाइड होता है
और उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो अटैच होने चाहिए। बी करेक्ट है या नहीं है? ऑब्वियसली। सी देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड होने चाहिए। अच्छा अभिनव एंड आकांक्षा, व्हाट इज द डिफरेंस इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? What is the difference in saturated and unsaturated fatty acid? Akanksha and Avino. Take your time to write down. ठीक है, अगर आप चैट में लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। Avino, you can unmute yourself. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वैसे होते हैं जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, चाहे वो एक एक से लेकर 19 कार्बन तक हो रहे हैं, तो उसमें अगर 2 कार्बन है तो किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपल्सन दे रहा है कि सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड ही फॉस्फोग्लिसराइड में आते हैं। फोर्थ में दे रहा है कि सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही फॉस्फोग्लिसराइड में आते हैं। द ऑप्शन ए इज करेक्ट विच एस्टिमेट्स दैट कि ग्लिसरॉल के साथ में सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो, तब उसको हम लोग फॉस्फोग्लिसराइड्स बोलते हैं। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज यूरिडीन जो है वो आरएनए में प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है कि प्यूरिन है कि पैरामिडीन है? देयर इज एन इशू विद सम ब्रॉडबैंड टुडे। कोई बात नहीं। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए और ओनली इन आरएनए। ठीक है, your voice is not clearly audible. It might be you might be facing some of the internet issue, या मेरे साइड से मेरे स्क्रीन पे बार बार लिख करके आ रहा है कि नेटवर्क अनस्टेबल, नेटवर्क अनस्टेबल। तो आपके ब्रॉडबैंड में चांसेस कम है, यहाँ थोड़ा हो सकता है कि आपका इशू आ रहा हो यहाँ के ब्रॉडबैंड में। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, प्यूरिन, न्यूक्लियोटाइड, पायरामिडीन क्या है? यूरिडीन जो है, अब देखो इसमें कंफ्यूजन है। यूरिडीन जो है, आकांक्षा एंड अभिनव, ओके, आकांक्षा हैज सेड ए कि यूरिडीन जो है वो प्रेजेंट है आरएनए में और वो न्यूक्लियोसाइड होते हैं। आकांक्षा ने कहा है ए। अभिनव, आज लग रहा है इन लोग का पूरा वो बैठा हुआ है सर, वाईफाई ही बैठा हुआ है, स्क्रीन पे आ रहा है लिख लिख करके। देखते हैं सर, थोड़ी देर और देख लेते हैं, अभी तो आ गया। 15 Mbps का स्पीड दे रहा है। ए कैसे होगा बच्चे? ठीक है, ए कैसे होगा? करेक्ट है। ठीक है, यूरिडीन सिर्फ नाइट्रोजनस बेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड है जिसमें आपके यूरासिल प्लस राइबोस को यूरिडीन बोलते हैं। ठीक है, यूरासिल। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका आंसर बहुत, मैं लिटरली बोलूं तो एज अ फैकल्टी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो आप लोग पैरामिडीन बोलिएगा, ठीक है, या फिर आप लोग न्यूक्लियोटाइड बोलिएगा। यूरिडीन इज न्यूक्लियोसाइड जिसमें यूरासिल सुगर से अटैच्ड होते हैं। सुगर से अटैच्ड होते हैं और तब जाकर के वो बना रहे होते हैं। अभिनव, एम आई ऑडिबल नाउ? अभिनव बोल रहा है कि सिर्फ ब्लैक कलर का आपका स्क्रीन आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा है।
क्या करे, बंद कर दे, बात करके आ रहा हूँ जरा सा। नाउ एम आई ऑडिबल, अभिनव? अभिनव, आवाज आ रही है मेरी? हाँ चलो ठीक है। चलो ठीक है, यस क्वेश्चन सर, आंसर, यस सर। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। और वो यहाँ के कुछ ब्रॉडबैंड में इशू है, अगर ये परसिस्ट करेगा तो मैं 1 घंटे का क्लास लेकर के, और ऐसे भी Q&A है, 1 घंटे की क्लास लेके मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यू रखिए, कम से कम रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बच्चों को वो मिल जाएगा। हो सकता है दूसरे एंड पे या एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ होगा, तो दे विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो मैं यही बोला था कि दिस दिस इज वेरी गुड आंसर, न्यूक्लियोसाइड, बिकॉज यूरासिल एंड राइबोस शुगर के मिलने पे ही जो बनते हैं उसको हम लोग यूरिडीन बोलते हैं। एडिनोसिन, गुआनोसिन, ठीक है, लिख देता हूं मैं, एडिनोसिन, ठीक है, गुआनोसिन, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन से है, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विच वन आउट ऑफ A to D गिवन बिलो इज करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो बेसिक अमीनो एसिड? ए और डी में से कौन सा ऐसा है जो बेसिक फॉर्मूला को करेक्ट करता है? पहले आप देखिए, ये अमाइनो टर्मिनल है, ये कार्बोक्सी टर्मिनल है, ये कायरल कार्बन है, और ये H है। तो यहां से यहां तक में ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा आपको लग रहा है जो तो होगा ही नहीं सर? ABCD में कौन सा ऐसा है जो आपको लग रहा है कि इसमें ये अमाइनो एसिड है ही नहीं? इसमें से कोई एक है जो अमाइनो एसिड नहीं है? डी अमाइनो एसिड नहीं है? आकांक्षा, सी इज नॉट एन अमाइनो एसिड, इसमें कार्बोक्सिल और अमीनो टर्मिनल है ही नहीं, दिख रहा है आपको? ठीक है, अगर आप इसको भी अमीनो टर्मिनल मानिएगा तो ये कायरल कार्बन है, ये H मान लेते हैं कि चलो ग्लाइसिन का है, लेकिन ये COOH की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। और आप इस साइड से, हो सकता है कि आकांक्षा ने करेक्ट आंसर बताया हो कि सर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर विच इज कंटेनिंग अमाइनो टर्मिनल एंड इट इज बेसिक बाय नेचर। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। The given diagrammatic representation shows one of the categories of a small molecular weight organic compound in the living tissue. ये एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, one of the categories of a small molecular weight organic compound in living tissue. Identify the categories show and the one blank component X in it. ठीक है, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रक्चर है, स्मॉल मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रक्चर है। आपको याद है बायोमोलिक्यूल में मैंने ये डायग्राम बार बार बनाया हुआ था, यस और नो? ठीक है, अब आप बताओ कि ये स्ट्रक्चर किसका है? पहला तो है ये राइबोस शुगर है या डीऑक्सी राइबोस शुगर है? पहले ये बताओ, ये राइबोस शुगर है या डीऑक्सी राइबोस शुगर है? आकांक्षा एंड अभिनव, इज इट राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर? ठीक है, राइबोस शुगर, क्योंकि 2' पे OH पाया जा रहा है। ठीक है, 2' पे OH पाया जा रहा है, वेरी गुड, बोथ ऑफ यू, वेरी गुड। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप X को देखा जा रहा है तो आप देखिएगा कि ये शुगर है। अगर हम लोग इसको 1 2 3 4, ठीक है, और 5 नंबर कार्बन डालते हैं तो देखते हैं कि 5th नंबर पे फॉस्फेट नहीं है, तो ये हो गए न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि 5 नंबर पे फॉस्फेट नहीं है अवेलेबल। इज इट क्लियर एवरीवन? क्योंकि 5 पे फॉस्फेट नहीं अवेलेबल है तो न्यूक्लियोसाइड। और एक्स में जो है
वो आपके यूरासिल अवेलेबल है। और ये कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है कि ये चूंकि OH है तो ये आरएनए में पाया जाता होगा, और X जो है वो यूरासिल आ जाता है। देखो क्वेश्चन भारी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो पहला कंफ्यूजन आप लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले लगेगा अरे बाप रे बाप, ये लाइन लाइन कैसा ड्रॉ कर दिया हुआ है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, और गेट द इंफॉर्मेशन एट 2 पॉइंट, एट 2 नंबर, सेकेंड नंबर कार्बन या 2 प्राइम कार्बन। इट इज OH एंड H। ऑब्वियसली है कि हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, तो H एंड OH है तो ये राइबोज शुगर होंगे। 5 नंबर पे फॉस्फेट नहीं है तो वो न्यूक्लियोसाइड होंगे, और न्यूक्लियोसाइड है, और एक्स नंबर जो पूछा जा रहा है, तो एक्स जो होता है वो कोई नाइट्रोजिनस बेस हो सकते हैं, तो नाइट न्यूक्लियोसाइड और यूरासिल, डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे थाइमिन लगा होता है, न्यूक्लियोसाइड है, मान लो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, न्यूक्लियोसाइड होता और यहाँ पे थाइमिन लगा हुआ होता। मैं थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट कर देता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड और एडेनिन नहीं है, न्यूक्लियोसाइड एंड थाइमिन है, तो क्या ये करेक्ट आंसर होता? हाँ या ना? हाँ होता तो कैसे करेक्ट होता, ना होता तो कैसे करेक्ट होता? आकांक्षा है ना अभिनव? न्यूक्लियोसाइड और थायमीन, क्या ये करेक्ट होता या इनकरेक्ट होता? अ- अभिनव, you can unmute yourself. Akanksha, you can unmute yourself if you want to answer quickly. न्यूक्लियोसाइड और थायमीन होता तो ये करेक्ट होते या इनकरेक्ट होते? करेक्ट होते या इनकरेक्ट होता अभिनव? एक बात बताओ, तुम लोग वोट देने जाओगे तो कितनी देर अंदर रहोगे किसी को वोट देने के लिए? अभिनव, यस सर। कितनी देर अंदर रहोगे वोट देने के लिए? लेस देन अ मिनट। देन न्यूक्लियोसाइड होता और थायमीन होता। तुम सोचो तो सही कि सर ने ये क्यों लिखा है न्यूक्लियोसाइड और थायमीन। सी CUT यहाँ पे वो नहीं होगा, एडेनिन है। मैं कह रहा हूं कि एडेनिन को हटाओ, हम्म। और मैंने यस सर। चौथा ऑप्शन सी में डाल दिया न्यूक्लियोसाइड एंड थायमीन, डी में डाला न्यूक्लियोसाइड एंड यूरासिल। इस दोनों में कौन, थायमीन सही होगा या गलत होगा? ये भी हो सकता है, ये भी होगा। दोनों हो आकांक्ष, सकता है, लेकिन आरएनए में तो यूरासिल एग्जैक्टली, आता है। एग्जैक्टली कि 2 प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप अवेलेबल है, तो थायमीन तो होगा ही नहीं। क्यों तुमको लग रहा है कि हम ये सवाल जो हम ट्विस्ट किए वो क्यों किए? वही अब की तो समझ में आया, अब समझ में आया कि हम क्या पूछना चाह रहे थे? यस सर। तुम, ठीक है। क्यों पूछा? क्योंकि डायग्राम में 2 प्राइम पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो आरएनए है। आरएनए का होने का मतलब है कि थायमीन होगा ही नहीं। आरएनए के होने का मतलब है कि वहां थायमीन होगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूरासिल पाए जाएंगे। ठीक है। विच यस वन सर। ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड? ठीक है, लेसिथिन, अ phosphorylated glyceride found in the cell membrane. Palmitic acid, an unsaturated fatty acid with 18 carbon numbers. ठीक है, एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन with the glucose and phosphate molecules. Alanine amino acid contains 2 amino groups and an acidic group where in the anywhere in the molecule. ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोग के हिसाब से टफ टफ है। ठीक है, पामिटिक एसिड में कितने नंबर कार्बन होते हैं? सर्च करके बताओ। पामेटिक मैं बता दूंगा लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा। आकांक्षा ना अभिनव, पहले ये बताओ पामेटिक एसिड में कितने नंबर कार्बन होते हैं? एसिड में, इसमें पानी है कैसे? अच्छा, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड।
आप लोग सर्च करो कि पामेटिक एसिड में कितने नंबर कार्बन होते हैं। जब तक मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप टाइम सर्च करो। पामेटिक एसिड सर्च करो, एडिनाइलिक एसिड सर्च करो, ठीक है। 16। ये तीनों चीज के बारे में आप गूगल करके सर्च करके रखो और मैं आपसे पूछता हूँ फिर। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका लेसिथिन। अरे पामेटिक एसिड में कितना नंबर कार्बन होता है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? 16। ठीक है, पामेटिक एसिड 16 में है, 18 वाला तो गलत हो गया फिर। ठीक है, एडिनाइलिक एसिड में क्या होता है? एडिनाइलिक एसिड, देखो ये जो Q&A है ना, या हम लोग जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसमें टीचर्स का, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को जो बताया जाएगा, एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्लूकोज एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। एक सेकेंड, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको, जैसे मान लीजिए मैंने बहुत हुआ तो, थैंक यू सर, बहुत हुआ तो मैं आपको 20 30 40 50 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन जब मैं पीडीएफ भेजता हूं तो उसमें 70 75 क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप करेक्ट आंसर पे खोजो। जैसे मैंने बताया कि लेसिथीन जो है तो फॉस्फोराइलेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बोल रहा हूं मैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पढ़ा है, हाँ या ना? किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन में आपने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पढ़ा होगा, वो लेसिथीन से बने हुए होते हैं, जिसमें ग्लिसरॉल जो होता है वो आपका पोलर हेड के तौर पे काम करता है। फॉस्फेट जो होते हैं वो नॉन पोलर एंड्स होते हैं। और आप देखिएगा कि फॉस्फेट जो होता है वो दोनों के बीच में सैंडविच जैसा होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करने का काम कर रहे होते हैं। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये 12th 10th में नहीं, 10th 11th 12th में नहीं, ये बहुत पहले से पढ़ना है। अब आपको याद करना है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो मोनोमर पाए जा रहे हैं वो फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड्स होते हैं, जिसको हम लोग लेसिथिन बोलते हैं, जो न सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का काम कर रहे हैं बल्कि वहां पे वो कंट्रोल को रेगुलेट करने का भी काम करते हैं कि हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस कैन इजीली बी ट्रांसपोर्टेड आउट और इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइसराइड्स। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट है जो कैरेक्टराइजेशन किया गया। पामेटिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड्स, एडिनाइलिक एसिड्स में हम लोग एएमपी लिखते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, एएमपी में ग्लूकोज और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ में, ग्लूको ग्लूकोज और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ में, ठीक है, एलानिन एमिनो एसिड्स में भी बायोमोलिक्यूल का मैंने बताया था ना कि एनसीईआरटी का एक पेज है जिसमें पूरे के पूरे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है। और आपको क्या बोला कि सब तरफ के, चाहे वो पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक, बेसिक, ठीक है, और एलिफेटिक, एरोमेटिक, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे का चार्ट बना करके आप लोग आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग जो तरीका है तैयारी करने का उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, कुछ चीजों को ओल्ड स्कूल बोला जाता है कि ओल्ड स्कूल तरीके से उसको निपटाया जाता है। आप कितना भी T20 देख लो, बैठ के इधर उधर अपने अंडर आर्म के बगल से बैट घुमा के शॉट मार रहा है, लेकिन ये अचानक से आपके सामने में अगर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का अगर शॉट्स निकलते हुए दिखाई देगा तो आपको लगेगा कि T20 के प्लेयर हैं, वो लोग कितना एफर्ट करते हैं यार बॉल को इधर उधर मारने में। और वहीं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ वगैरह थे, एफर्टलेसली वो बल्ला घुमा रहे थे और वहां से बॉल, दैट इज ओल्ड स्कूल। तो कुछ तैयारी, कुछ प्रिपरेशन ऐसी होती हैं। ठीक है, आप कुछ चीजों को चेंज किया, आपने आपने एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई की, अब आप पीडीएफ से पढ़ रहे होते हो, मोबाइल पे ऑनलाइन आके पढ़ रहे होते हो, क्लासेस रिकॉर्डेड है, ये न्यू स्कूल है। ओल्ड स्कूल क्या है कि जब कभी भी आप पढ़ना चाहते हैं तो डाटा, मोबाइल चार्ज, ये सब आपके एक्सक्यूज बन सकते हैं आपको तैयारी करने में। ओल्ड स्कूल क्या है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग के टेबल के आसपास में पूरी दीवार पे चार्ट चिपके हुए होते थे।
दीवार नहीं खराब हो तो उससे क्या करो कि जो 5-5 10-10 रुपए वाला जो चार्ट शीट आता है ना, व्हाइट कलर वाला, येलो कलर वाला और ब्लू कलर वाला, वेरी गुड इवनिंग सौम्या, वेरी गुड इवनिंग बेटा, लेट सौम्या ज्वाइन। ओके, उसके आने के पहले ही मैंने गुड इवनिंग बोल दिया। कुछ चीजों को ओल्ड स्कूल रहने दो। ओल्ड स्कूल कहने का मतलब है कि आप जहां पढ़ रहे हो उसके दीवार पे 10 बार चिपकाओगे, और खुदा ना खास्ते अगर किराए के घर में हो तो मकान मालिक का झिकझिक जो है वो झेलना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एक चार्ट चिपका लो और चार्ट पे फिर छोटे छोटे डायग्राम्स बना करके डालो और वहां पे लगाओ। ये हो गया ओल्ड स्कूल। तुम्हारे स्टडी टेबल पे किसी भी बाहर के आदमी के पहुंचने पे उसको पता चलना चाहिए कि ये बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है वो जरूर किसी चीज की तैयारी कर रहा है, जरूर से किसी चीज की तैयारी कर रहा है। इज इट ओके और नॉट, अभिनव और आकांक्षा? ठीक है। अभी आपके टेबल पे क्या मिलेगा? 2 तरह के चार्जर, 3 तरह का हेडफोन, 5 तरह का ब्लूटूथ। तुम तो बोलो नहीं अभिनव, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। Messed up with books, okay, unorganized table says that ki some work has been done on it. But you will have to make it sure that you are really working on it, rather than you don't have the time to arrange your books there. ठीक है। कोई बात नहीं। वेरी गुड इवनिंग सौम्या। ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूलाई ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विथ इट्स रिलेटेड फंक्शन? बेटा क्या बोला? यहाँ पे 9 क्वेश्चंस जो थे 2020 में, ठीक है, यहां से आए थे। तो दो स्ट्रक्चर आपको बताया गया, ए में ये और बी में ये बताया गया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन स्ट्रक्चर का आप ये बताओ, कि इन स्ट्रक्चर का आप ये बताओ कि इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो ए और बी में जो आपके ये दिखा रहे हैं रिलेशनशिप, या उसको ये दिखा रहे हैं, दोनों को आइडेंटिफाई किया गया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे आप देखेंगे? इस स्ट्रक्चर को, यानी ये वाला पूरा स्ट्रक्चर को अगर मैं बोलूं देखने के लिए, तो आप कैसे देखते हैं? पता नहीं, मुझे एनोटेशन तो ऑन होता नहीं है यहाँ पे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि एनोटेशन ऑन हो जाए। नहीं, नहीं आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस स्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हैं? कैसे पहचानिएगा? ठीक है। अब आप देखिए, R2 मिथाइल ग्रुप है, COO, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप है, CH2 CH2 CH2। ये हो गया आपका कार्बन स्केलेटल। ये हो गया आपका कार्बन स्केलेटल। CH2OH होना चाहिए था, इसको स्टेरिफाई किया गया है दूसरे फैटी एसिड से, यानी मिथाइल ग्रुप प्लस कार्बोक्सिल ग्रुप से इसको मिथाइलेट किया गया है। हाँ या ना? सौम्या एंड अभिनव, ठीक है। सौम्या, अभिनव, आकांक्षा, तीनों तीनों, सॉरी बच्चे, आकांक्षा छूट गई थी। ठीक है, आप इसको देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। R1 C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे पहले से OH था, तो ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गए, और बच गए R1 C डबल बॉन्ड O और इसका ऑक्सीजन। तो ये आपके क्या हो गए? ये एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। और एक ग्लिसरॉल जो है, दिस इज व्हाट इज योर ग्लाइसरॉल। ये स्ट्रक्चर जो है वो ग्लिसरॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर कार्बन है। तो CH2OH थे, यहां पे भी एक फैटी एसिड है, यहां पे भी एक फैटी एसिड है। CH2O, यहां पे भी एक फैटी एसिड है, जो कि आपके एस्टेरिफाइड हैं और फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा ऐसा फैटी एसिड है पिछले क्वेश्चन में जो एस्टेरिफाइड विद द फैट एंड फॉस्फेट दिया गया था? पीछे का एग्जाम्पल में जाओ। आपको बताया गया बी जो होते हैं,
बी इज व्हाट? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, यूरासिल, दो ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं। पहली बात तो यूरासिल होगा नहीं, क्योंकि यूरासिल में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पैरामिडिन का स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग है, और इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं पाए जाते हैं जनरली, वहां पे NH2 सिर्फ पाया जा रहा होता है। तो यूरासिल जो होते हैं वो यह होंगे नहीं, तो एडेनिन होंगे। क्या एडेनिन है? एडेनिन के सामने दिया है कि न्यूक्लियोटाइड दैट मेक्स अप द न्यूक्लिक एसिड, तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड है? नहीं, क्योंकि इसमें सुगर और फॉस्फेट तो है ही नहीं। तो अगर हम एडेनिन मान भी लेते हैं तो शुगर और फॉस्फेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये तो होंगे नहीं। यूरासिल होंगे नहीं। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड में फॉस्फेट नहीं अवेलेबल था। यस और नो? अभिनव, आकांक्षा, सौम्या, यस और नो? ये भी डालिए फैटी एसिड। बेटा 2 मिनट लाइन पे ही रहिएगा, मैं जरा सा चेक कर लेता हूँ। कुछ हो रहा है अब मेरे साइड से, जो है ना सिस्टम, वो ये हो जा रहा है, फ्रीज कर जा रहा है। जस्ट 2 मिनट रुक जाइएगा। चलिए ठीक है, जब तक मैं इसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये भी फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, अब फिर आपके ये भी फैटी एसिड हो गए, और ये हो गए फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपके यही डिफरेंस है। यस, आ गया आ गया आ गया आ गया, पता नहीं क्या है। ठीक है, देर इज सम इशू रिलेटेड विथ योर इंटरनेट टुडे। आज जो है इंटरनेट में कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, ये भी आपके फैटी एसिड हैं, ये भी आपके फैटी एसिड हैं, और ये फॉस्फोराइलेटेड फैटी एसिड है। सो लेसिथिन आपको मैंने बताया था कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि ए का। अभी इस तरह के देखो, इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या हो रहा है, सर हम लोग को क्या बताना है? ए और बी के बीच का रिलेशन बताना है कि ए और बी एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है? नहीं, आपको दो मॉलिक्यूल दिया, ए वो क्या है और उसका काम क्या है, बी क्या है और उसका काम क्या है, इन दोनों में से आपको पहचानना है। तो हम बी अगर उठाते हैं तो बी में एडेनिन तो हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के लिए आपको सुगर और फॉस्फेट होना जरूरी है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस को आप न्यूक्लियोटाइड नहीं बोल सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड में फॉस्फेट नहीं आता है, सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का स्टेरिफिकेशन से ट्राइग्लिसराइड बन रहे होते हैं। यूरासिल होंगे नहीं, क्योंकि वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो यूरासिल होंगे नहीं। और कंपोनेंट ऑफ डीएनए दे रहा है, यूरासिल कंपोनेंट ऑफ डीएनए, कंपोनेंट ऑफ डीएनए भी नहीं है यूरासिल, वो तो आरएनए का कंपोनेंट है। तीसरा आ जाता है ए, लेसिथिन। लेसिथिन पे हम क्या ध्यान दे रहे हैं? अब आप कहोगे कि अभी आप लोग में से, अच्छा ठीक है, सच सच बताना, तुम लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगा कि अरे बाप रे, सर तो बहुत इजीली ड्रॉ कर दिए कि इसमें ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कौन सा है, सामने भी खुला हुआ है कि ऑप्शन क्या सही है क्या गलत। चूंकि मैं क्रॉस चेक करता हूं, इसलिए मेरे सामने में भी टैब पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, टैब मेरे को ये बता सकता है कि ए बी सी डी सही है या नहीं, लेकिन ये कैसे बताएगा कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे, क्या आपके ऑप्शन में दिए हैं कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर वहां पे दिया? नहीं। एमजीटी का ये पीडीएफ में ये चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन एज अ टीचर और एज ए स्कॉलर आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कहाँ पे है यहाँ पे। फिर इससे कैसे पता चलेगा? फिर आप चार्ट नहीं बनाइएगा, बना के नहीं चिपकाइएगा, बैठे हुए हैं जिस समय आप चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उस समय आप, आपका दोस्त, आपके रिलेटिव आपसे बात भी कर रहे हैं, तो आप सामने चार्ट पे देखते रहो ऐसे ऐसे करके। लगेगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि कुछ इधर उधर की बातें करें जो नॉट माई कप ऑफ टी, इंग्लिश में बोला जाता है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी।
हो सकता है कई सारी बातें हो रही हो जो आपको पसंद नहीं है, मैं तो अक्सर लॉस कर जाता हूँ। मैं ऐसी जगह बैठूं जहां मेरे मतलब की बात नहीं हो रही है, 5 मिनट के बाद आप मेरे से पूछेगा कि वो क्या बोल रहे थे, तो मेरे को नहीं याद रहता है कि वो क्या बोल रहे थे, दिमाग मेरा कहीं और चल रहा होता है। तो दिस इज व्हाट इज योर स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ कर दूं आपको, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो मैंने पिछले बार ड्रॉ किया, CH2OH, CHOH, CH2OH, और ये तीनों हाइड्रोजन को हटा करके फैटी एसिड को जोड़ा गया। ये देखने में एक जैसा लग रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? और ये क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है। ये क्वेश्चन आता हुआ आप एग्जाम में छोड़ करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आंख को देखने में ही वो स्ट्रक्चर लेसिथिन नहीं, गेंदा का फूल दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे ये हैं, पेटल्स हैं। गेंदा का फूल होता है ना, उसमें बहुत सारे पेटल्स होते हैं। तो देखने में वैसा ही लग रहा है। बाप रे, कितना सारा CH2 CH3 CH3 लिखा हुआ, बाप रे, ये पता नहीं क्या होगा। क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ते, आगे बढ़ जाते हैं। जब घर पहुंच के 2 कप चाय, तीन तीन चार डेयरी मिल्क गुड डे बिस्किट वगैरह जब खाओ के बैठिएगा, तब लगेगा कि अरे यार, ये तो आता हुआ क्वेश्चन हम छोड़ करके आ गए। आता हुआ क्वेश्चन भी हम छोड़ करके आ गए। हाँ या ना? सभी बच्चे, अभिनव, आकांक्षा, सौम्या। अभिनव, आकांक्षा, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करो बेटा, आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, यस, आई गॉट 2 ऑफ द चैट्स, यस। ठीक है। अब इसको फिर से हम एक बार के लिए डिलीट कर देते हैं, सारे चीजों को डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। बहुत गंदा कर दिया था, तो हो सकता है कि एक बार के लिए थोड़ा सा लगेगा कि क्या है क्या नहीं। मैं एक बार करता हूं, आपका ये चेंज कर देता हूं कलर, येलो कलर में, यस। ठीक है। अब आप देखो, दिस इज व्हाट इज द कलर ऑफ योर फैट। येलो कलर से लिख रहा हूं, फैट आसानी से हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फैट। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट एंड लिपिड। ठीक है, फॉस्फेट एंड लिपिड। क्या इशू है यार, ये फिर फ्रीज कर गया। हम्म, आ गया फिर, देखो। आज ना यहाँ का वाईफाई बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि मुश्किल से एक या दो सिग्नल का जो बार आता है, एक दो सिग्नल बार पे चल रहा है। और सुबह से नंबर ऑफ टाइम्स स्क्रीन पे आ रहा है कि और इंटरनेट इज स्लो, इंटरनेट इज स्लो। कितने बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था? 3 बजे स्टार्ट किया था ना, 4 बजे इसको रोक देंगे और बोल देंगे कि सर स्लो इंटरनेट है। ठीक है, वो काम नहीं कर रहा है, मेरा ही स्क्रीन फ्रीज कर जा रहा है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ ताकि मैं बता सकूं। ठीक है, जरा सा एक सेकंड लाइन पे ही रहिएगा बच्चे। यस। ताकि मैं बता सकूं कि एज सच इसमें कोई इशू नहीं है। वॉइस भी ब्रेक ब्रेक हो रही है, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साइड से नेटवर्क का इशू आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। 10 मिनट और है। कम से कम ये कर लेते हैं, क्या करूं मैं, इसको स्केड्यूल करूं एक और क्लास बायोमोलिक्यूल पे ही लेने का, या फिर अगले चैप्टर को स्टार्ट करें? सभी बच्चे एक साथ बता दीजिए, क्या बायोमोलिक्यूल पे एक क्लास और Q&A को ऐड करें, या फिर हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक पे चलें? नेक्स्ट चैप्टर, ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। एक और क्लास ले लीजिए, वी विल रिवाइज।
सर एक और क्लास, एक और क्लास। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन एंड आंसर पे एक और क्लास ऐड कर देता हूँ, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मैं ये कर देता हूँ, मैं मैसेज डाल देता है। अबाउट 90% ऑफ द मास ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड सिर्फ 98% मास जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 6 चीजों से मिला हुआ होता है। ठीक है, 98% जो है वो आपके एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 6 एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस, फास्फोरस एंड सल्फर। ABCD। अच्छा, कुछ बच्चे बताए हैं। ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन सी इज कैल्शियम एंड फास्फोरस। ऑप्शन सी इज कैल्शियम एंड फास्फोरस। आप लोग ना दूसरे के ऑप्शन सुन करके उससे इन्फ्लुएंस मत होना, ठीक है? आप अपना बताओ। 98% जो होता है सिर्फ 6 एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस होगा, यस और नो? द आंसर इज द आंसर इज डी, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, कैल्शियम पे आपका ध्यान इसलिए जा रहा होगा कैल्शियम पे इसलिए जा रहा होगा, बोन्स को ध्यान में रख के जा रहा होगा कि हमारा 98% जो है वो इससे बना है, और कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स को कॉम्पोजिशन में कर रहे होते हैं। यस और नो? ठीक है, एनसीईआरटी को खोलोगे, उसमें दिया हुआ है कि बायोमोलिक्यूल में कौन से 6 एलिमेंट आते हैं, ये पहला दूसरा पैराग्राफ में ही। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, सी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड? कौन सा एमिनो एसिड सिंपलेस्ट है? एकदम आधे नींद में कोई पूछेगा, आकांक्षा का छोटा भाई भी पूछेगा कि दीदी सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या? आकांक्षा सो रही है, बोल देना ग्लाइसिन ही होता है, भागो अब जल्दी यहां से। ठीक है, COO- NH3+, और सिंपलेस्ट एमिनो एसिड में आर ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन वहां पाए जाते हैं। ग्लाइसिन इज ऑल्सो वन ऑफ द एमिनो एसिड जिसमें नो कायरल कार्बन, किसी तरह का कोई कायरल कार्बन नहीं पाया जाता है। क्योंकि कायरल कार्बन का डेफिनेशन होता है कि वैसे कार्बन जो अपने वैलेंसी से 4 अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। जबकि यहाँ पे कायरल कार्बन में आपके चारों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से नहीं है, दो वैलेंसी जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही होती है, इसलिए इसको कायरल कार्बन नहीं बोलते। मेरा कहने का मतलब, ये 4 उंगलियां हैं, इस चारों उंगलियों पे मैं अलग अलग कलर का बॉल लगाऊंगा। ठीक है, ये मेरी हथेली कार्बन है, और ये 4 उंगलियां, इसमें 4, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड लगाया तो ये हथेली वाला जो कार्बन है उसको हम कायरल कार्बन बोलेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ब्लू, ग्रीन, येलो, येलो लगा दिया, 2 येलो लगा दिया, तो इसका कायरल कार्बन का कैरेक्टर कैंसिल हो जाता है। यस और नो? समझ में आया? सबसे सिंपल मैंने बता दिया है, समझ में आया? ठीक है, द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एक्ट एज। ठीक है, माइनर एलिमेंट जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में पाए जा रहे होते हैं, उनका क्या काम होता है? मैं इसलिए भी बायोमोलिक्यूल को एक एक दिन और लेके जा रहा हूं, बायोमोलिक्यूल को।
ठीक है, क्योंकि ये सर्टेनली एक ऐसा चैप्टर है, ए और बी, अभिनव का कंफ्यूजन है ए बी में। ये तो कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है, 12 का ए और बी में बी का तो कोई लेना ही देना नहीं है, हाँ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड, आपको एमिनो एसिड में एक्चुअली क्या है ना कि तुमको एमिनो एसिड का, सच बताऊं तो बेटा ये तुम्हारे सिलेबस और स्कोप के बाहर की चीज है। एमिनो एसिड का बायोसिंथेसिस डिनोवो और साल्वेज पाथवेज होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर का सिंथेसिस डिनोवो और साल्वेज पाथवेज होता है, जो ऑलरेडी आपके अंदर किसी दूसरे एमिनो एसिड को डीएमिनेट करके बनाया जाता है या फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर से बनता है। माइनर एलिमेंट में माइनर एलिमेंट का उससे ये कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड डिनोवो और साल्वेज पाथवे से होता है, माइनर एलिमेंट से नहीं होता है। उसमें फंक्शनल ग्रुप्स दूसरे दूसरे बायोमोलिक्यूल से ट्रांसफर किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए को फैक्टर ऑफ द एंजाइम जो है, व्हाट वेयर को फैक्टर्स, कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक और था को फैक्टर के तौर पे आपके काम कर रहे होते हैं। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल, ठीक है। आज से कल हमारा क्या है, बॉटनी जूलॉजी दोनों मेटल आयंस, यस। आज से कल हमारा बॉटनी और जूलॉजी दोनों का ही चलेगा। जूलॉजी को मैं स्टार्ट करता हूँ, बॉटनी का आपके पास में बायोमोलिक्यूल टॉपिक को रिवाइज करने का ऑप्शन है। मैं कोशिश करता हूं कि एक और नोट्स जो होता है टेलीग्राम पे आपको अपलोड करवा दूं, ठीक है, ताकि आप उसको ये भी देख करके एक बार के लिए रिवाइज कर लो बायोमोलिक्यूल्स का। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, न्यूट्रल और ज्यूटेरायन। ABCD। हाइड्रोफोबिक, बी हाइड्रोफोबिक, यस और नो सभी बच्चे। स्पॉइलेज ऑफ ऑयल कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फैटी एसिड, कौन सा फैटी एसिड के स्पॉइलेज से, ठीक है। स्पॉइलेज ऑफ वाटर, स्पॉइलेज ऑफ ऑयल जो होता है, अगर आप किस फैटी एसिड से आप चेक कर सकते हैं, ऑब्वियसली है कि लिनोलिक एसिड, ठीक है। लिनोलिक एसिड और लिनोलिक एसिड ये दोनों दो एक ही बार क्यों रिपीट कर दिया है? ऑप्शन बी एंड सी आर सेम। अच्छा, लिनोलेनिक एसिड है और लिनोनिक एसिड है। स्पॉइलेज ऑफ वाटर, ये देखिए ये जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। यूरिसिक एसिड है, यूरिसिक एसिड, यूरिसिक एसिड क्या होता है कन्वर्जन में, कि ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है बिलोंगिंग टू द ओलिक एसिड सीरीज ऑकरिंग इन द ग्लिसराइड्स इन रिस्पॉन्स टू द ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। तो ये क्या है, यूरिक एसिड है। यूरिसिक एसिड जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो नेचुरली आपके वेजिटेबल ऑयल्स और वेजिटेबल ऑयल्स में पाए जा रहे होते हैं, और इन्हीं के प्रेजेंस से पता लगाया जा सकता है कि ऑयल का स्पॉइलेज हो रहा होता है या नहीं, ठीक है। ये कर जा रहा है सर, ये भी क्लास को रोक दे रहे हैं। आ गया हुआ पूरा स्क्रीन ही फ्रीज कर जा रहा है मेरा। वही बोले कि 1 घंटा पढ़ा के बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, इसको अभी शर्मा सर से बोल करके ये वाला क्लास को एक क्लास और आगे लेके जाएंगे। फिर एसेंशियल एमिनो एसिड इज, विच वन अमंग दीज इज एसेंशियल एमिनो एसिड?
एसेंशियल अमीनो एसिड किस बेसिस पे करते हैं? डाइट का पार्ट है या नहीं है उसके हिसाब से करते हैं। यानी एसेंशियल अमीनो एसिड्स नॉर्मली आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, और इसेंशियल अमीनो एसिड आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, और आपको उसको डाइट में लेना इसेंशियल होता है, इसलिए उसको इसेंशियल अमीनो एसिड बोला गया हुआ है। ग्लाइसिन, ठीक है, आर्जिनिन यहाँ है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, सेरिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सारे के सारे, एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, एडेनिन, दूसरे बायोमोलिक्यूल के ब्रेकडाउन से फिर आपके एस्पार्टिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, एलानिन जो होता है, इट इज द एसेंशियल अमीनो एसिड, फिनाइल एलानिन, सॉरी फिनाइल एलानिन, क्योंकि फिनोलिक कंपाउंड आपके बॉडी में नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं, नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं। तो R group containing the phenolic group, it is not found in your body. That is why phenylalanine जो होता है वो आपको बाहर अपने डाइट से लेना पड़ता है, ताकि वो एज अ फंक्शनल इसेंशियल अमीनो एसिड के तौर पे काम कर सके। What are the most diverse molecule in the cell? सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके सेल में पाए जा रहे होते हैं? लिपिड, प्रोटीन। डाइवर्स मॉलिक्यूल कहने का मतलब है कि उसका एक से ज्यादा काम अवेलेबल हो, परसेंट वाइज उसका अमाउंट ज्यादा हो, वो नहीं। मैंने उल्टा बोल दिया, डाइवर्स मॉलिक्यूल जो है, तो शुरू में ही गलत बोल दिया। डाइवर्स मॉलिक्यूल कहने का मतलब होता है, कहा जाता है ना कि एक बहुत डाइवर्सिफाइड प्लेयर होता है, आप उसको फील्डिंग करा लो, बैटिंग करा लो, बॉलिंग करा लो, कुछ भी कर लो, तो डाइवर्स टाइप का प्लेयर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन सा मॉलिक्यूल अवेलेबल है? लिपिड, मिनरल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बच्चे, चैट चैट चैट, ABCD, यस, दो चैट तो आया, तीन में से नहीं। लिपिड्स सबसे ज्यादा डाइवर्स मॉलिक्यूल है। प्रोटीन, विच कैन एक्ट एज अ हार्मोन, विच कैन एक्ट एज एंजाइम, ठीक है, एंड विच कैन एक्ट एज प्रोटीन इटसेल्फ। एक फंक्शनल प्रोटीन के तौर पे भी काम कर सकते हैं, हार्मोन के तौर पे भी, एंजाइम के भी तौर पे। लिपिड क्या होता है? दूसरे बायोमोलिक्यूल के एसोसिएशन से वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स बना सकते हैं, सॉरी लाइपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड बना सकते हैं, जिसका पोजीशन अपना अलग अलग हो सकता है। डाइवर्सिफाइड करने का मतलब एक ऐसा प्लेयर जो अलग अलग तरह के गेम को खेल सकता है, अलग अलग तरह के रोल को प्ले कर सकता है एक ही गेम में। तो ये हार्मोन, एंजाइम और ये सब की तरह काम कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? ठीक है बच्चे, आज जो है ना हम रोक दे रहे हैं क्योंकि कुछ नेटवर्क का तो इशू है, जिसके चलते मतलब मेरा स्क्रीन ही फ्रीज कर जा रहा है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं और हम बोल देते हैं अगली क्लास में जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कल वाली क्लास में। मैं इसको जरा सा बोल देता हूँ एक क्लास और इसका लगा देने के लिए। थैंक यू क्लास।